Hi everybody. So this time we have come up with the science questions that were asked in the recent examination. So the exam happened on 13th August. So now before coming to the science questions, please follow our Telegram channel that is at AIMS PhD. So the community is growing larger. You can meet your fellow aspirant students and also follow our YouTube's AIMS channel for PhD preparation. As you can see on the channel itself, there are different playlists. So one playlist is about the aptitude questions, and another playlist is about the subject-wise syllabus and questions. So which were asked in one in July 23 session, another in April 23 session. So if we focus on the exam that happened on 13th August, so around 30 questions came from aptitude part, and out of which around 8 questions belong to the science group. सो हम वही 8 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग डाउन ऑफ लावा मैग्मा। तो पहले तो लावा मैग्मा होता क्या है? तो लावा मैग्मा मैग्मा अर्थ के अंदर होता है। तो ये पहाड़ अभी ये वोल्केनो है बेसिकली। तो मैग्मा नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब मैग्मा सरफेस से निकल कर बाहर आ जाए तो वो लावा कहलाता है। तो अब तीन टाइप की रॉक्स होती हैं: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं क्योंकि ये कूलिंग डाउन ऑफ लावा या मैग्मा से बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो होती है जो सेडिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनका सेटल डाउन, जब वो सेटल डाउन कर जाते हैं आइदर इन द पानी, आइदर इन द एयर, वाटर और एयर के अंदर वो अगर सेटल करने नीचे लग जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। तो ये रॉक लेयर बाय लेयर बनती है। फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे ऐसे करके बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती है जिनका मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि चेंज इन फॉर्म। तो ये किसी के हीट, जैसे हीट एंड प्रेशर लगा सेडिमेंट्री रॉक्स पे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। इग्नियस रॉक पर हीट एंड प्रेशर लगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। तो जो रॉक्स इग्नियस और सेडिमेंट्री होती है अगर उनके अंदर फॉर्मेशन में चेंज आए तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो क्वार्टजाइट इज अनदर टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक जस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है इग्नियस रॉक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था कि पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाय whom। तो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। तो ऐसे करके एक टेबल थी। तो ऐसे बीच में ऐसे, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स। तो जो पीरियोडिक टेबल इन्वेंट करी थी वो डिमित्री मेंडलीव इस साइंटिस्ट ने की थी। तो बाकी साइंटिस्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट इज इसाक न्यूटन। तो न्यूटन्स इज नोन फॉर, ये है इसाक न्यूटन। तो इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया था, जो ऐसे करके हमने पढ़ा होगा। फिर उन्होंने कैलकुलस भी पे भी काफी इन्वेंशन करी थी, मैथमेटिक्स जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता था। उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दिया था। एक टेलीस्कोप तो होता है जो हम यहाँ पे ऐसे 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 देख रहे हैं, ये मून है। तो एक तो ये टेलीस्कोप हो गया। ये रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप होता है, इसमें लेंस यूज होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, उसमें मिरर्स यूज होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो न्यूटन ने ही दिया था। इन्होंने थ्योरी ऑफ लाइट कलर भी दी थी कि वाइट लाइट कलर इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं ग्रेगर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जोहान मेंडल। तो मेंडल थे, उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पी पर काफी स्टडीज की थी। तो उन्होंने काफी वैरायटीज ऑफ पी को स्टडी किया कि कैसे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जो जैसे पी का कलर कैसे डिपेंड करेगा। उन्होंने इनहेरिटेंस स्टडी किया था बेसिकली पी के अंदर। इन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। इन्होंने एलील्स डिस्कवर किए थे। एलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे कलर का एलील्स मान लेते हैं कि एक ब्लैक कलर का एलील है, एक ऑरेंज कलर का एलील है, एक रेड कलर का एलील है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। फिर है दिमित्री मेंडलीव।
इन्होंने पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया था। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। इन्होंने पीरियोडिक लॉ भी दिया था कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन एलिमेंट, द एलिमेंट्स विल रिपीट देयर प्रॉपर्टीज, लाइक कि जैसे लिथियम है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होगी आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने ऐसा पीरियोडिक लॉ दिया था। इन्होंने ये भी कहा था कि न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करेंगी। तो ये मेंडलीव का था। तो इसी क्वेश्चन का यही करेक्ट ऑप्शन है। अनलिस हेनरी मोजले, तो इनको इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जो मेंडलीव में पीरियोडिक टेबल दी थी, वो उन्होंने मास के बेस पे दी थी। जैसे मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल की, इसका मास ये है, तो उन्होंने जैसे मास टू, जैसे 1 2 4, फिर 6, जैसे 8 या 12, ऐसे करते करते इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दी थी मेंडलीव ने। बट इन्होंने कहा कि एटॉमिक टेबल, एटॉमिक नंबर के बेस पे, लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पे हमें अरेंज करना चाहिए, और यही बेस्ट मेथड है। उन्होंने एक मोजलीज लॉ भी दिया जो डिटरमाइन करता है कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है एटॉमिक नंबर से। इनकी डेथ हो गई एज 27 में ही, इन ए बैटल। अदरवाइज कहा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो फेमस है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो नेचुरल सिलेक्शन से दी थी, वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इवोल्यूशन पता ही है, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है कि हाउ ए स्पीसीज मेक्स itself more adaptable। तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो अगर हम हिस्ट्री देखें, तो मैंने हिस्ट्री लिखी है, इसमें जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है कार्ल लिनस। तो लिनस ने बुक दी थी सिस्टमा नेचरा, नेचर, और इस पे उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फेमस, जैसे होमो सैपियंस लिखते हैं हम, ये साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन है। तो इन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनस ने दिया था, तो इनको कार्ल वॉन लिनी भी बोलते हैं। फिर डार्विन, इरस्मस डार्विन एक और है, तो डार्विन के रिलेशन में ही है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि स्पीसीज इवॉल्व थ्रू नेचुरल लॉज। फिर लेमार्क है। लेमार्क ने ये थ्योरी दी थी अ, कि स्पीसीज इवॉल्व थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब है कि जैसे एक चूहा है, तो वो अपनी लाइफ टाइम में देखता है कि लंबी पूंछ होने से उसे घाटा होता है, तो उसकी पूंछ, अपनी वो टेल खुद ही कट करता जाता है, ताकि वो एनिमीज को दिखे ना, ऐसा करके। तो उसने टेल्स खुद ही मॉडिफाई करी अपनी, या तो इंजरी से करी होगी या पत्थरों के बीच में से कट गई हो उसकी टेल। तो इसे बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। बट एक्वायर्ड ट्रेट नहीं जाते हैं बच्चों में। तो इसके जो रैट्स के अगले बच्चे होंगे, उनमें छोटी पूंछ नहीं मिलेगी, उन्हें बड़ी पूंछ ही मिलेगी। तो ऐसा कहते हैं, तो इसलिए ये थ्योरी काम नहीं करी। फिर चार्ल्स डार्विन ने अ, एक यात्रा करी गैलापेगस आइलैंड्स में, तो वहां पे उसने अपनी थ्योरी बनाई थी नेचुरल सिलेक्शन की, जिससे कहा था कि इससे इवोल्यूशन ये इसी से होता है। तो चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। फिर बाद में मेंडल आए, मेंडल ने अपनी जेनेटिक की थ्योरी दी। फिर डार्विन ने अपनी एक डिसेंट ऑफ मैन में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया। अगस्त वीजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी कि जो इनहेरिटेंस है, इन्होंने, वीजमैन ने लेमार्क की थ्योरी को कहा कि लेमार्क की थ्योरी गलत है। जो इनहेरिटेंस होता है वो सिर्फ जर्म सेल्स के थ्रू होता है, यानी टेस्टिस या ओवरीज में जो सेल्स हैं वही करवाते हैं ट्रेड्स ट्रांसफर अगली ऑप्शनिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर कॉजिंग चेंज इन जीन पूल। तो ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है जीन फ्लो। इसको जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन भी बोल देते हैं। तो ऐसा होता है कि एक ये डक है जिसका कलर वाइट है, ये डक है जिसका कलर कुछ और है, इसको हम बोल देते हैं थोड़ा
स्किन कलर बोल देते हैं, या क्या बोले इसको। तो हाँ, तो ये माइग्रेशन है कि अगर इन दोनों, ये दोनों मेट करते हैं और ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। अगर ये बच्चा इस तरफ चला जाता है जहां पे सिर्फ वाइट डक्स है, तो यानी जीन फ्लो हो गया है। तो जीन फ्लो, इस वैसा जीन फ्लो हुआ है कलर को लेकर। जो जीन कलर को रिप्रेजेंट करता था उसका फ्लो हो गया फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। तो ये जीन फ्लो है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि सेम पॉपुलेशन में से, ये पॉपुलेशन है पूरी, उसमें लाइक कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, जैसे ये है, 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 ये है। तो ये सारे रेड कलर के लोग हैं, ये सारे ब्लू कलर की लोग नहीं, बीटल्स कह देते हैं, बीटल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारे ग्रे कलर के, ग्रीन कलर के बीटल्स हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी ने ये सारे एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक हाथी पाँव रख देता है, तो ये बेस्ट एग्जांपल था, तो रेड कलर के बीटल्स बच गए, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ट्रांसडक्शन एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जो बैक्टीरिया वायरस में होता है। जो बैक्टीरिया में है, तो वायरस का विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। म्यूटेशन होता है बस जीन में चेंज होना, तो कहीं पे म्यूटेशन होगी डीएनए में, तो करेक्ट आंसर है जीन फ्लो। अब अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ जीन फ्लो क्या है कि स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। ऐसा बोलते हैं कि हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करेंगे, तो जो बैक्टीरिया हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अगर ये बैक्टीरिया बाहर चले जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो बाकी बैक्टीरियाज में इनका जीन फ्लो हो जाएगा, और बाकी बैक्टीरियाज भी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएंगे। और अगर सब बैक्टीरियाज ड्रग रेजिस्टेंट बन गए तो हमारी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, और कोई बीमारी ठीक नहीं होगी फिर बैक्टीरियाज वाली। अनदर है जी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो कि कोई क्रॉप है जिसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, और ये बेटर प्रोड्यूस कर रही है चीज़ें, लाइक कि बेटर यील्ड है इसकी। तो अगर इसमें जीन्स ट्रांसफर कर जाते हैं बाहर दूसरी पॉपुलेशन में, क्या पता वहां पे जाके कुछ ड्रास्टिक नेचर कर दें जो हमें पता ना हो। तो ये भी कंसर्न है। क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक अच्छा जीन है जो हमें पता है कि अगर बाकियों में ट्रांसफर होता है तो सारी क्रॉप्स बेटर हो जाएंगी, तो वहां यूटिलाइज होगा। एक होता है मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर जीन फ्लो फ्रीली हो रहा है, तो एक पॉपुलेशन में, जैसे एक पूरी पॉपुलेशन है ये, यहाँ पे एक जीन फ्लो हर एक जगह इजिली हो रहा है, तो यानी डाइवर्सिटी मेंटेन रह रही है। अगला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। तो ऐसा होता है कि जैसे सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो उससे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें शेयर नहीं होता, तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर वाला, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये अगले ऑक्सीजन के साथ बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो इसमें भी कुछ शेयर नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर, ये वाला ऑक्सीजन के अंदर ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज नथिंग, इस कोई बॉन्ड नहीं होता ये। तो करेक्ट आंसर इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फिनोमेनन कॉल्ड व्हेन वाटर गेट्स इनटू द पोरस मटेरियल सच एज पेपर एंड सोइल। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अ, अगर हम पेपर रखते हैं और पेपर पे एक बूंद पानी का यहाँ पड़ता है, ड्रॉप ऑफ वाटर, तो बूंद पूरे पेपर में फैल जाती है। तो ये होता किससे है? ये होता है कैपिलरी एक्शन से। पेपर में बहुत छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि ये एक बाथ टब है, इसमें पानी भरा है, इसमें छोटी सी पाइप डालूं, तो पाइप में पानी का लेवल थोड़ा रेज हो जाता है, यहाँ तक आता है, तो ये कैपिलरी एक्शन से होता है। तो अगर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं तो उनमें पानी बहुत ऐसे फैलता चला जाता है, तो इसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो ये सही आंसर है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड रिलीज्ड बाय द लीव्स। तो ये एक प्लांट है, तो यहाँ पे लीव्स लगी हैं, इसको लीव्स मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी रूट्स हैं। तो जो पानी H2O ये रूट से घुसा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और यहाँ से वेपर से बाहर निकल गया, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन।
फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, फूड बनाता है। ऑस्मोसिस जस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर है। तो यहाँ बीच में ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन पूरे प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस में हेल्प क्या करता है? ऑस्मोसिस हेल्प करता है, डिफ्यूजन हेल्प करता है। तो ट्रांसपिरेशन इज अ होल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ दीज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो उसमें रेडियो वेव्स ऑप्शन था, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड। तो गामा रेज इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम देखें तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं टू ब्रॉडकास्ट रेडियो, जैसे रेडियो गाड़ियों में यूज करते हैं, फोन्स में यूज करते हैं, एफएम यूज करते हैं। तो वहां पे रेडियो वेव्स यूज होती है। और माइक्रोवेव्स यूज होता है कुकिंग में, रेडार में, मोबाइल फोन के सिग्नल्स में। तो इनमें माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। अब इंफ्रारेड यूज होता है गर्म करने में चीजों में। तो इंफ्रारेड माइक्रोवेव में भी यूज होता है। तो जैसे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सारी हीट रेज है। अगर कोई चीज गर्म है और उससे तुम्हें यहाँ दूर बैठे बैठे गर्मी लग रही है, तो इंफ्रारेड की वजह से लग रही है। फिर है विजिबल लाइट। तो यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जैसे वेवलेंथ है इतनी है, यहाँ गए तो वेवलेंथ और छोटी हो गई, तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है इस तरफ। तो विजिबल लाइट बस एक स्मॉल पोर्शन है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का। तो जहाँ पे हमें विजिबल लाइट दिखती है, ये सारे कलर्स जिसको विबग्योर कलर बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट, जिससे हमारी स्किन डैमेज होने लग जाती है, सनस्क्रीन इसलिए लगाते हैं ताकि अल्ट्रा वॉलेट रेज हम पे ना पड़े। एक्सरे काम आता है ताकि हम हड्डियां देख सकें। फिर आता है गामा रेज। गामा रेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सरे, इनमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ईएम रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है। और ये मेडिसिन में यूज करते हैं ताकि कैंसर सेल्स को मार पाए। तो बस यही थे साइंस के क्वेश्चंस।